वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका फोकस बेसिकली डिस्क्लोजर्स पर है। मुल्तान पेट्रोकेम लिमिटेड और इसके 15 मार्क्स हैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मुल्तान पेट्रोकेम लिमिटेड ऑपरेट्स इन द ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग बिजनेस and is preparing its draft financial statement for the year ended 31st December 2016. The following information has been collected for the preparation of the provisions and contingencies notes. तो नोट बनाना है जो डिस्क्लोजर नोट होता है टिपिकली, और उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है 1, 2, 3, 4। और इन 4 इंफॉर्मेशन के बाद रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज नोट्स फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एमपीपी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016. List the amounts that should be recognized in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2016. तो एक तो हमने नोट बनाना है जो प्रोविजन और कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के लिए होता है। दूसरा हमने वो अमाउंट्स बतानी है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होंगी, चाहे वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हों या इनकम के तौर पे या फिर फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे। तो ये दोनों पार्ट्स बनाने के लिए हमें एक बेसिक सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ फिर नैरेटिव डिस्क्लोजर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं तो मूवमेंट ओपनिंग बैलेंस से लेकर क्लोजिंग बैलेंस तक होगी, और इसके अंदर क्योंकि 3 मेन इश्यूज हैं जो कि क्वेश्चन की रीडिंग से हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, एनवायरमेंटल डैमेज, लीगल क्लेम्स और अनरेस्ट लीज, और उसके बाद एक टोटल का कॉलम हम बना रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस से लेकर क्लोजिंग बैलेंस तक हमने फॉर्मेट बनाना है। इसी तरह हम पार्ट बी के लिए प्रॉफिट और लॉस का एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मेट बना लेंगे और इसके अंदर जो भी आइटम हमारे इनकम और एक्सपेंस के रिकॉर्ड होने उनको यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। पहला इशू जो हमारे पास है उसकी रीडिंग करते हैं। अ न्यू साइट वाज एक्वायर्ड ऑन 1st January 2015 एंड इज बीइंग यूज्ड एज द साइट फॉर अ न्यू ऑयल रिफाइनरी। तो हम 2016 के एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये लास्ट ईयर का भी स्टार्टिंग पॉइंट है जब ये साइट एक्वायर की गई थी। Initial preparation work was undertaken at the site at the start of 2015 and the oil refinery was completed and ready for use on 31st December 2015। यानी लास्ट ईयर के एंड पर रिफाइनरी जो है वो कंप्लीट भी हो चुकी थी और रेडी फॉर यूज भी थी। द न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, तो हम उसकी इस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। एमपीएल हैज अ वेल पब्लिसाइज पॉलिसी दैट इट विल रीइंस्टेट एनी इन्वायरमेंटल डैमेज काज्ड बाय इट्स एक्टिविटीज। तो इसका मतलब है कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो जाती है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीइंस्टेटिंग द एनवायरनमेंट, अब ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ली हुई है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 1.3 मिलियन। द अमाउंट इज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी ली हुई है, हमें प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ड्यूरिंग द ईयर जब एक साल गुजर जाएगा तो हमने उसमें इंटरेस्ट लेना है या चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू को लेना है। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अब अपनी जो हमने मूवमेंट का एक फॉर्मेट बनाया उसके अंदर, तो सबसे पहले तो ओपनिंग जो हमारे पास बैलेंस है वो है 1.3 मिलियन। उसमें 8% इंटरेस्ट ऐड करेंगे विच इज 104,000। 1.3 मिलियन का 8%, तो 1,404,000 हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो ये तो इसकी मूवमेंट बन गई क्योंकि उसमें कोई यूटिलाइज या चार्ज वगैरह ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। प्रॉफिट और लॉस में आए तो हमें एक तो ऑयल रिफाइनरी की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जिसमें इस 1.3 मिलियन से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन बनती है, अब जो बाकी अमाउंट है वो अलग होगी, लेकिन जो इस 1.3 मिलियन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ बाकी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑयल रिफाइनरी जो होगी वो 52,000 की हम चार्ज करेंगे। इसके अलावा हमने जो 104,000 का इंटरेस्ट लिया है, ये जहां पे प्रोविजन में क्रेडिट हो रहा है उसको इंक्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ ये फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे एक्सपेंसेस में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट के तौर पे हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका नैरेटिव डिस्क्लोजर की तरफ आए तो हमें इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन का एक नैरेटिव डिस्क्लोजर भी देना है जिसमें हम ये बात कहेंगे कि हमने प्रोविजन जो रिकग्नाइज की है वो किस मकसद के लिए किया है, क्योंकि जो न्यू ऑयल रिफाइनरी हमने बनाई थी उससे रिलेटेड प्रोविजन है, और फिर कंपनी की जो पॉलिसी है उसकी वजह से कंपनी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, और प्रोविजन जो है वो बेस कर रही है एस्टिमेटेड कॉस्ट पर जो कि 25 ईयर्स के बाद पे करनी है, विच मीन्स 2040, क्योंकि 2015 से जब आप 25 ईयर्स को बेस करेंगे तो 2040 का ईयर बनेगा। तो ये हमारा पहला इशू जो था उसको हमने अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इशू है हमारे पास कि एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ एमपीएल्स
oil extraction plants on 1st July 2016 यानी mid year में has led to a number of personal injury claims being made by employees who were injured during the explosion. Employees को injury हुई उसकी वजह से उनकी तरफ से claims आ रहे हैं. 5 claims have been made to date, but if these claims are successful, it is likely that further 3 employees who were also injured will make a claim. तो हम कह सकते हैं कि जी 5 और 3 टोटल 8 claims expected हैं. MPL lawyer estimate that it is probable that the claims will succeed and that the estimated average cost of each payout will be rupees 150,000. तो 8 claims हैं और 150,000 पे जो lawyers हैं वो कहते हैं probable है, यानी हमें provision recognize करनी चाहिए. The lawyers have recommended that MPL settle the claims out of court as quickly as possible at their estimated amount for all 8 employees injured to avoid any adverse publicity. तो इसका मतलब है कि lawyers ने ये भी कहा है कि कोर्ट के बजाय अभी सेटल कर लेना चाहिए. तो हम इसकी एक प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे क्योंकि हम जो है कह लें कि जी इन 8 क्लेम्स के बारे में एक किस्म का सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं कि हम इन्हें सेटल करना चाहते हैं, हम पे आउट करना चाहते हैं. तो एक लाइबिलिटी है और वैसे भी कोर्ट में भी गया तब भी प्रोबेबल है कि हमें पे करना पड़ेगा. तो इसकी तो हम एक जो 8 इंटू 150,000 1.2 मिलियन बन जाएगा, इसकी प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर लेंगे. An additional 2 claims have been made by employees for the stress rather than injury that the explosion has caused them. If these claims were to succeed, the lawyers have estimated that the likely payout would be around rupees 10,000 per employee. Yani 2 into 10,000, 20,000. However, the lawyers have stated that they believe it to be unlikely that these employees will win such a case. तो इसमें फिर हमें contingent liability disclose करनी चाहिए क्योंकि इसमें probable नहीं है बल्कि possible obligation है. MPL made an insurance claim to try to recover the personal injury cost that it is probable that it will incur. The claim is now in its advanced stages and the insurance company has agreed to meet the cost of the claims in full. अब इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री कर लिया भी जो आप क्लेम पे करेंगे वो हम आपको सेटल कर देंगे. द इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड MPL वंस द क्लेम्स हैव बीन सेटल. तो यहाँ पे ये वर्चुअली सर्टन नज़र आ रहा है. तो लेकिन पॉइंट ये है कि अभी हम अगर इसको देखते हैं तो वर्चुअली सर्टन की बेस पर इस रीइंबर्समेंट को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं सेपरेट एसेट के तौर पे. तो इसका सेपरेट एसेट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और इसी अमाउंट का रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि फुल अमाउंट हमें मिल सकती है. इसके बाद हम चलते हैं इसकी इम्प्लीकेशन के लिए कि डिस्क्लोजर्स में इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ का आएगी. सबसे पहले तो लीगल क्लेम अगर हम देखते हैं तो 1.2 मिलियन की हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे. 1.2 मिलियन की ये प्रोविजन हमें एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर देनी चाहिए और इसके अलावा हमें इनकम के अंदर भी रिकॉर्ड कर देनी चाहिए क्योंकि और इसको अगर आप चाहते तो नेट भी कर सकते थे लेकिन अलग अलग शो कर लेते हैं तो वो भी अलाउड है. और नेट पर शो करना चाहें नेट पर शो करेंगे तो जीरो होगा, इसलिए यहाँ पर शो करने के लिए हम इसे अलग से ऑपरेटिंग इनकम के तौर पर भी 1.2 मिलियन का शो कर सकते हैं. अब बात आती है कि इसके नैरेटिव डिस्क्लोजर्स क्या बनेंगे. तो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स में सबसे पहले तो हम लीगल क्लेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स काज्ड इंजरी टू एम्प्लॉयज एंड अ प्रोविजन हैज बीन रिकग्नाइज्ड, जो कि ये नजर आ रही है. The provision is based on lawyer's best estimate of the likely amount at which the claims can reasonably be settled. It is hoped that the claims will be settled in the next financial year. इसके बाद हमें रीइंबर्समेंट को डिस्कस करना है. यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड आना चाहिए दैट शुड बी रीइंबर्समेंट. और रीइंबर्समेंट का बताएंगे कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फुल अमाउंट ऑफ दीज क्लेम्स विल बी रीइंबर्स्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी फॉलोइंग देयर पेमेंट, क्योंकि इसका हम सेपरेट एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं. कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे जो 20,000 की बनती है. 2 एम्प्लॉइज हैं 10,000 पर एम्प्लॉय के हिसाब से जिन्होंने स्ट्रेस के लिए क्लेम किया. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैव मेड क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी फॉर अनड्यू स्ट्रेस बेस्ड ऑन लॉयर्स एडवाइस. द कंपनी डू नॉट बिलीव दैट इट इज प्रोबेबल that a court case against the company will be brought. If such a case was to be heard, the estimated payout in total is rupees 20,000. So ये हमारा सेकंड जो पॉइंट था उसकी implications डिस्कस हो गई. अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं. द फ्यूचर ऑफ MPL's business operations is in doubt following the explosion at the oil extraction plant. The national press criticized MPL for the way it handled the problem. To address this, on 1st October, MPL paid 12,000
to a risk assessment specialist who has recommended introducing a new disaster recovery plan at an estimated cost of 500,000. अगर तो इससे गोइंग कंसर्न का इशू राइज होता है तो वो एक फिर IS 10 का इशू होगा, लेकिन वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम गोइंग कंसर्न के इम्पैक्ट या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के इवेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करें. जहाँ तक बात यह है कि 12,000 की आपने कंसल्टेंट को पेमेंट किया तो इसे हमें एक्सपेंस बना देना चाहिए. जो 500,000 कंसल्टेंट ने बताया है कि जी एक डिज़ास्टर रिकवरी प्लान आपको बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब इस तरह की सिचुएशन आए तो कम से कम नुकसान हो, उस पर कॉस्ट 500,000 बनेगी, लेकिन इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन दी है कंसल्टेंट ने, स्पेशलिस्ट ने. आपने इसको फॉलो करना है नहीं करना, जब तक आपने इसको पे कोई कमिटमेंट नहीं की तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. और ये कॉस्ट इनकर करने के लिए ना आपको कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई इसकी प्रोविजन वगैरह रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है. तो सिर्फ हमें इसकी जो इम्प्लीकेशन है कि 12,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. सो ये एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर लेंगे 12,000 का. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. तो MPL entered into an operating lease in the previous period for some office space. However, the company plans changed and the office space was no longer required. At 1st January 2016 यानी ईयर के स्टार्ट पे a correctly calculated provision had been made for the future outstanding rental of rupees 80,000 for the remaining 5 years. तो उसकी आपने जी प्रोविजन 80,000 की क्रिएट कर ली. दिस वाज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेट भी हुई है, विच इज़ राइट, क्योंकि 5 साल में सेटल होनी है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मटीरियल है और इसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड होना चाहिए. द रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15,000, यानी इस ऑब्लिगेशन में से 15,000 आप पे कर चुके हैं. तो ये आपका 80,000 जो है दैट इज ओपनिंग बैलेंस. 15,000 जो आपने पे कर दिया उससे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी. इन एडिशन MPP हैज साइंड अ सब लीज टू रेंट आउट द स्पेस फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर फॉर टोटल रेंटल इनकम ऑफ 6,000. तो इससे भी आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब आप 80,000 में से 6,000, जो पहले आप सोच रहे थे कि सिर्फ 80,000 आउटफ्लो होगा, 6,000 इनफ्लो भी हो जाएगा. तो आपकी प्रोविजन इस वजह से भी कम हो जाएगी, पेमेंट से भी कम होगी, इस वजह से भी कम होगी. नो अदर टेनेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड फॉर द ऑफिस स्पेस. लेकिन जो 8% आपने प्रेजेंट वैल्यू का चेंज लेना है, इसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ये इंटरेस्ट का इफेक्ट आएगा. सो बेसिकली देयर आर 4 इम्पैक्ट्स जिसको हम अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक्सपेंस में फिगर भी ले लेंगे. सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, फिर आपने उस पर 8% इंटरेस्ट लेना है, फिर पेमेंट रिकॉर्ड करनी है और फिर जो रिवर्सल है 6,000 का प्रोविजन के अंदर वो रिकॉर्ड करना है. तो ये 4 आइटम्स हम रिकॉर्ड करेंगे. तो सबसे पहले 80,000 का ओपनिंग बैलेंस, 80,000 पर 8% 6,400 का इंटरेस्ट, 15,000 आपने जो पेमेंट कर दी उतने से प्रोविजन यूज हो गई और 6,000 का जो क्रेडिट हुआ, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं हम, पहले हमारी जो पेमेंट्स थी वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, अब उससे कम एक्सपेक्टेड है क्योंकि 6,000 का इनफ्लो भी होना है. अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो फर्दर क्या हैं. जो 6,400 का हमारे पास इंटरेस्ट है ये हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे. उससे पहले ये 6,000 जो है हम अपने एक्सपेंस में से कम कर रहे हैं और ये नेट फिगर आ गई 11,194,000. फिर 6,400 जो है वो हमने इंटरेस्ट के अंदर ऐड किया, टोटल इंटरेस्ट 110,400 आ गया हमारे पास. एंड देन वी वुड सिंपली कैलकुलेट द टोटल कॉलम जो कि तीनों कॉलम्स का एग्रीगेट है. अब इस लीज के बारे में अगर हम नैरेटिव डिस्क्लोजर्स देते हैं तो इसको ऑनरेस लीज या ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स कम हैं, बल्कि अब ना होने के बराबर है. सिर्फ 6,000 का बेनिफिट एक राइज हुआ है वो हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है. द कंपनी हैज़ एन ऑन गोइंग लीज ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस स्पेस दैट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी. So the outstanding lease liability at the year end was 65,400 and the lease has another 4 years to run. MPL proper company का name है, has found a tenant for the office space on a 6-month short lease and this will reduce the outstanding obligation by 6,000 in the next year. तो ये points जो हमने cover किए थे इनको हमने यहाँ पर incorporate कर दिया. तो इस क्वेश्चन में ये डिस्क्लोजर नोट्स बनने थे, नैरेटिव डिस्क्लोजर हम सारे के सारे लिखेंगे और जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो मूवमेंट और प्रॉफिट और लॉस की जो अमाउंट्स थी उनको हमने स्टेट करना था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.